Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our corporate tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon and let's get started with the video. तो आज हमें ना बहुत छोटा सा एक टॉपिक करना है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन से रिलेटेड अलॉन्ग विथ टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, लोकेशन, नेचर एंड फॉर्म तीनों को कंसिडर करके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू द गवर्नमेंट। वो हमें पता है टैक्स क्या होता है। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो हम देते हैं किसको, गवर्नमेंट को देते हैं। हाउएवर नो वन वॉन्ट्स टू पे मोर देन वॉट इज़ लीगली रिक्वायर्ड। सो दिस टेंड्स टू थ्री कॉमन टर्म्स: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। अब देखो, टैक्स तो हमें देना होता है। क्या ये वॉलेंट्री होता है कि हमारा मन है तो दिया, नहीं मन है तो नहीं दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है ना, इट इज़ अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। लेकिन जितना लीगली रिक्वायर्ड है, हमें उससे ज़्यादा पे करने का कोई, एटलीस्ट हमारा मन तो नहीं होगा ना कि अगर हमें 5 रुपये पे करना था, हमें लग रहा है कि हम 5 रुपये पे करके हमारा काम चल सकता है, तो हम 6 रुपये नहीं पे करेंगे ना, ये कहने का मतलब है। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको 5 तो पे करना ही था, तभी वो ट्राई करेंगे कि 3 रुपये पे करें, 2 रुपये पे करें या फिर कुछ भी ना पे करें। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब कि टैक्स की हमारी जितनी लाइबिलिटी होती है, कई बार हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। नहीं बचा पाते तो कई बार हम टैक्स की चोरी भी करते हैं। तो हमें इससे रिलेटेड 3 टर्म्स पढ़ने हैं। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और टैक्स इवेजन क्या होता है। तो टैक्स प्लानिंग देखते हैं सबसे पहले। So tax planning refers to the process of arranging financial and business affairs in a way that one can reduce tax liability by using legal methods allowed under tax laws। मतलब अभी हमने पूरी इनकम टैक्स की सीरीज़ पढ़ी थी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी और आपको बेसिक नॉलेज है इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स लॉज की, तो आपको इतना पता होगा उसमें हम बहुत सारे डिडक्शंस देखते हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस देखते हैं, रिबेट्स देखते हैं। तो अगर आप वो सारे यूज़ कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पूरा प्लान कर रहे हो, आप अपनी सेविंग्स प्लान कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो कि आप पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एएलएसएस वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आप टैक्स का बेनिफिट ले सको, टैक्स सेविंग का बेनिफिट ले सको। इसको बोलते हैं टैक्स प्लान करना, टैक्स की प्लानिंग करना कि आपको मिनिमम टैक्स देना पड़े लेकिन आप पूरे लीगल तरीके से कर रहे हो। सारे जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उनको यूज़ करके फिर आप अपना टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है, क्या होता है इसमें, वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रीबेट्स एंड अदर प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कि हमें जो डिडक्शंस मिलते हैं, एग्जेम्पशंस मिलती हैं, रिबेट्स मिलती हैं, उनका पूरा बेनिफिट लेके हम जब अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टैक्स प्लानिंग। पूरी तरह से लीगल होता है, एथिकल भी होता है और एनकरेज किया जाता है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि अरे आपने अपना टैक्स कम कर लिया टैक्स प्लान करके तो गलत काम कर लिया। नहीं नहीं, बहुत एनकरेज किया जाता है कि आप टैक्स प्लान करो अपना। ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल एंड वेरी मच एथिकल एज वेल। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या अभी मैंने ईएलएसएस का एग्जांपल दिया था, आप ईएलएसएस वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ से आपको 80C का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप अपने बिजनेस की लोकेशन ऐसी चूज़ कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स हॉलीडेज़ मिलती हैं। ठीक, सेक्शन 10AA में अगर आप ये सब पहले से प्लान करो तो, लेकिन ये सब तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा ना जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आप उनको खर्च किस हिसाब से कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, टैक्स प्लानिंग। सो इट मस्ट बी डन इन एडवांस, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, एंड विद प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस। देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि सबको इनकम टैक्स लॉज की, कॉर्पोरेट टैक्स लॉज की पूरी नॉलेज हो। तो इसीलिए हम सीए को अपॉइंट करते हैं, सीए हमारा काम करता है। अगर किसी को नॉलेज है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज प्रोफेशनल गाइडेंस लेके आपको प्रॉपर पहले से इन एडवांस टैक्स प्लानिंग करनी होती है कि आप अपने खर्चे कहाँ कर रहे हो, आप अपनी सेविंग्स कहाँ कर रहे हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रहे हो, सो दैट आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो सके इन अ लीगल एंड एथिकल मैनर। ठीक है, इट नॉट ओनली रिड्यूसेस टैक्स लाइबिलिटी बट ऑल्सो इंश्योर्स बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लीगल कंप्लायंस। ऑब्वियसली कि आपकी सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस होती बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बेहतर होती है। ठीक है, ये बात हो गई टैक्स प्लानिंग की। आगे आते हैं टैक्स अवॉइडेंस पे। टैक्स अवॉइडेंस, ठीक हो, मतलब टैक्स को अवॉइड करना। अब इसमें होता क्या है कि आप टैक्स लॉज में ही
कुछ लूप होल्स ढूंढ लो, ठीक है। आपने कुछ लूप होल्स देख लिए कि यार यहाँ इस प्रोविज़न में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। टैक्स लॉज में ही आपने लूप होल्स देख लिए और उन लूप होल्स का फ़ायदा उठा के आपने अपना टैक्स रेट कम कर लिया, ठीक है। टैक्स रेट नहीं, आपने अपना टैक्स कम कर लिया। तो लीगल तो हो गया क्योंकि आपने इलीगल कोई काम नहीं किया है, लेकिन इसको एथिकल नहीं मानते। हम क्या मानते हैं कि ये अनएथिकल काम है, ठीक है। आपने लूप होल्स यूज़ करके अपना टैक्स तो कम कर लिया, तो लीगल तो है क्योंकि आप वो चीज़ लीगल नहीं कर रहे, बट ये एथिकल नहीं माना जाता, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस मीन्स यूजिंग लीगल प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज इन अ क्लेवर वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। दो टेक्निकली लीगल, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि आप कर सकते हो, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी लूप होल्स ढूंढ के, लीगल भी होता है बट इसको एथिकल नहीं माना जाता, तो इसको एनकरेज नहीं किया जाता है, जाहिर सी बात है। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स और ग्रे एरियाज इन द लॉ to one's benefit, often defeating the purpose or spirit of the law. For example, shifting income to a family member who falls under a lower tax bracket or using complex corporate structures to avoid taxes on profits. जैसे कि मान लो किसी की इनकम 10 lakhs थी और एक बंदा है जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, मान लेते उसकी कोई इनकम नहीं है, जिसकी कोई इनकम नहीं है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा होगा। अब इसने क्या किया, मान लेते हैं वो सुपर सीनियर सिटीज़न है, तो इसने 5 लाख रुपए इनको ट्रांसफ़र कर दिए और दिखा दी, ट्रांसफ़र नहीं कर दिए, बस ये दिखाया कि ये 5 लाख रुपए की इनकम इनकी है मिस्टर एक्स की, जो कि मिस्टर एक्स कितने साल के हैं, 90 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो अगर हम ये दिखा रहे हैं कि 5 लाख रुपए की इनकम इनकी है, तो ये तो पूरा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इनके पास कितना बचा, 5 लाख की इन्होंने दूसरे को दिखा दी, तो इनके पास 5 लाख रुपए बचा, तो इनका टैक्स तो बहुत कम हो गया ना। 5 लाख पे तो इनको पूरी 87 की रिबेट मिल जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। तो ये क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस। थी तो वो आपकी ही इनकम, लेकिन आपने एक लूप होल ढूंढ लिया और वो लूप होल ढूंढ के आपने अपना टैक्स कम कर दिया। तो लीगल तो है, इलीगल नहीं है, बट एथिकल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एनकरेज्ड। आगे आते हैं टैक्स इवेजन पे। टैक्स इवेजन क्या होता है, इवेजन का मतलब ही टैक्स को छुपा लेना। टैक्स छुपाना और टैक्स की चोरी करना इज़ द सेम थिंग। सो टैक्स इवेजन इज़ द इलीगल एक्ट। जाहिर सी बात है, आप इवेड कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं टैक्स की, तो वो इलीगल भी होता है, अनएथिकल भी होता है, ठीक है। इलीगल एक्ट ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस बाय कंसीलिंग इनकम, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स और डेलिबरेटली अवॉइडिंग कंप्लायंस। या तो आप कंप्लायंस ही सीधे सीधे अवॉइड कर रहे हो, अपने रिकॉर्ड्स को फॉल्स दिखा रहे हो, या फिर अपनी इनकम कंसील कर रहे हो, इनकम छुपा रहे हो। क्या करते हैं लोग, अपने खर्चे ज़्यादा दिखाते हैं, इनकम कम दिखाते हैं कि आपका प्रॉफिट कम हो जाए, या आप अपना लॉस दिखा रहे हो। सो इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड कैन लीड टू हैवी पेनाल्टी। 7 साल तक की इनफैक्ट इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है, इसमें पेनाल्टी भी लगती है, इंटरेस्ट भी लगता है, आपने जितना टैक्स छुपाया है ना उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, एंड इवन इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी हो जाती है। सो कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स नॉट डिस्क्लोजिंग रेंटल इनकम। कई लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, सबके आसपास ऐसे चीज़ें होती हैं कि रेंट अगर आ रहा है तो आप कैश में रेंट ले रहे हो, है ना, कैश में रेंट ले रहे हो कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, या फिर एक लिमिट के बाद जहाँ पे अलाउड नहीं है वो आप काम कैश में ले रहे हो। शोइंग फेक बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंस नहीं हुआ दिखा रहे हैं, इनवॉइस फेक बनवा रहे हैं, तो बहुत कॉमन है फेक इनवॉइस बनवाना। एंड एक्सेप्टिंग कैश अबव द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। अब आप अपने मन में सोच सकते हैं कि यार ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो आसपास होती हैं, सब लोग करते हैं। ठीक है, करते भी होंगे, बट इलीगल होता है ये, ठीक है, इलीगल होता है, अनएथिकल होता है, और इसी को टैक्स इवेजन बोलते हैं। और दिस इज़ द रीज़न कि हम देखते हैं इनकम टैक्स के परसेंटेज जितने लोग पे कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कम है। आप लोग चेक करिएगा कि इनकम टैक्स इंडिया में कितने % लोग पे करते हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। सो टैक्स इवेजन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इम्प्रिजनमेंट होती है 7 साल की, वही मैंने बताया था, और इस पर आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो की डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। टैक्स प्लानिंग लीगल भी होता है, एथिकल भी होता है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है लेकिन एथिकल नहीं होता, अनएथिकल होता है। और टैक्स इवेजन इलीगल होता है, जाहिर सी बात है, फिर अनएथिकल भी होगा और पनिशेबल भी होता है, ठीक है। अब हम आज का सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो। ये हमें 3 बेसिस पे पढ़ना है कि अगर आपके बिज़नेस की लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, और आपका फॉर्म ऑफ बिज़नेस क्या है। तो हम जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो
When starting a new business, tax planning should be considered from the beginning. It can influence decisions related to where to set up the business, what type of business to start and which legal form to choose. देखो, जब हम नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करने के बजाय दूसरी जगह पे बिज़नेस सेटअप करेंगे तो शायद हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाए, या फिर हम किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उस पर भी हमें टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस फॉर्म, लीगल फॉर्म कौन सा है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, किस टाइप का बिजनेस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी कैसी बनेगी। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, दे आर द स्पेशल एरियाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो तो जो आपकी एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट होता है ना, पूरे पूरे 5 साल तक, जो पहले 5 साल होंगे ना, उस पर आपको 100% इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाता है। उसके अगले 5 साल भी आपको काफ़ी कम टैक्स देना पड़ता है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। बिजनेसेस सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन मे बी एलिजिबल फॉर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। पहले 5 साल आपको मिलता है और उसके बाद रिड्यूस्ड बेनिफिट कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल भी आपको वो बेनिफिट मिलता है, बस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि अगर कोई इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया है, जैसे कुछ कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या हिली रीजन्स हैं जहाँ पे बिज़नेस उतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ऑलरेडी हिल्स हैं तो वहाँ पे बिज़नेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बिज़नेस कंपैरेटिवली कम होता है, तो वहाँ पे पहले टैक्स हॉलीडे मिलती थी, मतलब टैक्स बहुत माफ़ कर दिया जाता था। अब तो उतना नहीं होता, बट एनीवे, सो ऑल्दो सम लोकेशन बेस्ड डिडक्शंस लाइक 80IC, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए, हैव बीन फेज्ड आउट। यूनिट सेटअप बिफोर द डेडलाइन स्टिल एन्जॉय टैक्स हॉलीडेज। मतलब जो पहले के अभी भी सेटअप्स हैं ना, वो अभी भी टैक्स हॉलीडेज एन्जॉय कर रहे हैं। जो अभी नए सेटअप हो रहे हैं बिजनेस, उनको टैक्स हॉलीडेज अब नहीं मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेट स्पेसिफिक इंसेंटिव। सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफर बेनिफिट्स सच एज सब्सिडीज़। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट में, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट में, जिस भी स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। जैसे आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, पावर टेरिफ में कंसेशन देती है, जीएसटी का रीइंबर्समेंट आता है जो नए यूनिट्स हैं उनके लिए, अगर रूरल एरिया में है तो, या कुछ कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तभी आप देख लो कि आपको बिज़नेस कहाँ पे स्टार्ट करना है, कि आपको किस टाइप के टैक्स बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है, या स्टार्टअप है। तो देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा असेसमेंट ऑफ कंपनी वाला कॉर्पोरेट टैक्स का, तो उसमें हमने 2 सेक्शंस पढ़े थे, 115 BAA और 115 BAB। तो जो 115 BAB वाला सेक्शन था, वो सेक्शन क्या बोल रहा था कि कंसेशनल टैक्स रेट मिलता है उन लोगों को जिनका नया बिजनेस होता है, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। 2019 के बाद की कंपनी होनी चाहिए और 2024 से पहले उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हो। अगर ऐसा केस है तो आपको 15% के रेट से टैक्स देना पड़ता है, सरचार्ज देना पड़ता है उसके ऊपर 10% का, और सेस 4% का, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, बट स्टिल बहुत मेजर बेनिफिट है। कहाँ पे 25% या 30% का टैक्स देना पड़ता है और कहाँ पे 15% का टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके लिए ये बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर एंड प्रोफेशनल्स। अच्छा, प्रोफेशनल्स के लिए हमने देखा था, एक टॉपिक पढ़ा था हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, पीजीबीपी के टाइम भी पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा था कि 44 ADA में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आपकी जो 6% या 8% का ही जो हम प्रॉफिट वाला पार्ट इनकम मानते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, और आपको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करने पड़ते, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। लास्ट है हमारा इसमें स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में क्या होता है ना, अगर आपने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया हुआ है अपना स्टार्टअप, तो 3 साल तक, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपको पूरा 100% डिडक्शन मिल जाता है। कौन से सेक्शन में, 80IAC में। बस ऑब्वियसली कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, इनोवेशन से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन डेट से रिलेटेड, या आपके सेल्स टर्नओवर लिमिट से रिलेटेड, वो अगर आप पूरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है आपका स्टार्टअप, इन दैट केस 3 साल तक पूरा 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है, विच इज़ एन एक्सट्रीमली बिग डील। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है, 3 साल तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो देखो,
सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. इनकम इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर एज पर इंडिविजुअल स्लैब रेट. एकदम प्लेन जो स्लैब रेट हम पढ़ते हैं ना कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, एग्जैक्टली उसी के बेसिस पे आपको टैक्स पे करना होता है इसमें. तो सिंपल तो होता है, बट आप देखो इसमें कुछ शेयरिंग नहीं कर सकते हो. जितना भी रिस्क है वो पूरा पूरा सिंगल बंदे को ही लेना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी. तो देखो इसमें फिक्स रेट होता है, फ्लैट रेट 30% का टैक्स लगता है. लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो आप पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो या इंटरेस्ट दे रहे हो उसका आपको एज एन एक्सपेंस डिडक्शन मिल जाता है. ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा हुआ था. ठीक है. अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ रहे हैं और आपको पीछे की टैक्स मिस हो गई है तो जो जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो पढ़ लेना. मैंने इनकम टैक्स का पूरा जो लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जैसे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का थोड़ा थोड़ा पार्ट अगर याद होता आपको तो ये वाला पॉइंट पता होता. या ऊपर हमने अभी सेक्शन 115 BAA पढ़ा, BAB पढ़ा, वो हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, नहीं तो आगे की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है. ठीक है. तो पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको सैलरी देखो लिखा भी हुआ है, पार्टनर्स को जो आप सैलरी दे रहे हो या इंटरेस्ट दे रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाता है. क्या हमेशा मिलता है? नहीं. तो हम ये पढ़ के आए हैं कि हमेशा नहीं मिलता. कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा. लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है वो क्लेम करने का. ठीक है. और वैसे तो आपका टैक्स रेट फिक्स होता है 30% फ्लैट रेट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या लिखा है, टैक्स सेपरेटली फ्रॉम शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर से अलग से इसका टैक्स होता है. अगेन इसमें टैक्स रेट फिक्स होता है आपका 400 करोड़ से, अगर 400 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 25%, उसके ऊपर का टर्नओवर है तो 30%. लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप सेक्शन 115 BAA ऑप्ट करके 22% का टैक्स दें या BAB ऑप्ट करके 15% का टैक्स दें. ठीक है. तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप बेनिफिट रहेगी, पार्टनरशिप बेनिफिट करेगा या फिर कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बेनिफिट करेगा. उसके साथ साथ हमें क्या देखना होता है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर कितना बेनिफिट लग रहा है हमें, सर्विस सेक्टर है या अगर प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन कुछ देख रहे हैं उसमें मेरा कितना टैक्स लग रहा है, स्टार्टअप में मैं कितना टैक्स बच रहा है, क्या क्या मुझे रिसोर्सेज मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से. उसके बाद मुझे लोकेशन देखनी होती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इन बैकवर्ड एरिया में अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अलग अलग स्टेट के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. तो ये सब हमें स्टार्ट से ही देखना होता है बिफोर स्टार्टिंग योर बिज़नेस. और एक बार आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, सेविंग्स क्या कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, ये सब इंपॉर्टेंट होता है आपके टैक्स प्लानिंग के लिए. ठीक है. छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा भी चैप्टर था. अगर कोई डाउट हो इसके बाद भी तो प्लीज़ कमेंट करना. अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट.